नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। साइंस रिवीजन का जो हम ला रहे थे सीरीज, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हुए टॉपिक बाय टॉपिक कर रहे हैं। अब जो करेंगे इसमें क्या होगा, प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स जो हम पढ़ते हैं लाइट, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें 60 70 80 क्वेश्चन तकरीबन आपको लाएंगे। जो टफेस्ट से टफेस्ट और नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। जैसे आजकल जो चेंज हो रहा है साइंस का पूछने का, बच्चे उसमें घबराते रहते हैं कि बीपीएससी में साइंस कैसा पूछा जाएगा। तो उसी के लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स के नए सीरीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है मेरा, जरा पेन को पतला कर लूँ। हाँ चलिए, कि यदि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष म्यू है, ठीक, म्यू को हम लोग ऐसे लिखते हैं, म्यू है, तो उनके बीच क्रांति कोण क्या हो। ठीक है, एक मिनट, जरा लाइट चली गई, मैं लाइट जला बटन कर लो। हाँ, इमरजेंसी लाइट जलाना पड़ा है। ठीक है, यदि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष म्यू है तो उनके बीच क्रांति कोण क्या होगा। क्रांति कोण जो पूछ रहा है उसको कैसे दर्शाते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया, आप उसके अनुसार दीजिए। चलिए, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, और क्रांति कोण का मान क्या होता है। क्रांति कोण वह होता है जिस पर अपवर्तन कोण जो 90 डिग्री का होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक उभयोत्तल जिसको बाइकॉन्वेक्स कहते हैं, उभयोत्तल कहते हैं हम लोग, एक उभयोत्तल लेंस को ऐसे तरल में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बिल्कुल बराबर है। ऐसे स्थिति में लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये कह रहा है। शून्य रहेगी, वही रहेगी, अनंत हो जाएगी, या ऋणात्मक हो जाएगी। तो लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वह अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। इसका डिटेल्स दिया गया कि जब माध्यम और लेंस का पूर्णांक समान हो तो लेंस एक साधारण कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करता है, उसकी तरह कार्य करता है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। और अगला प्रश्न है कि प्रकाश के ध्रुवन की घटना क्या सिद्ध करती है, क्या दिखाती है। प्रकाश की ध्रुवन जो होती है, आखिर वो क्या कहती है कि प्रकाश क्या है। आपको ये कहने का मतलब ये कह रहा है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। प्रकाश के ध्रुवन की घटना कहती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है प्रकाश, जानते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ तरंग है। कि केवल अनुप्रस्थ तरंग का ही ध्रुवन संभव है ना, केवल अनुप्रस्थ तरंग का ही ध्रुवन संभव है, और यह ध्वनि तरंगों से प्रकाश को अलग करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। हम लोग साबुन जो कपड़े साफ करते हैं या नहाते हैं तो उसमें से बुलबुला निकलता है अक्सर, तो वही कह रहा है कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के किस घटना का कारण है, या किस घटना के कारण होता है। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सॉरी, प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, जिसको इंटरफ्रेंस कहते हैं। प्रकीर्णन में और व्यतिकरण में ध्यान रखिएगा। साबुन के बुलबुले का कलर दिखाई देना प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ठीक, इसका डिटेल्स में देख लें। पतली झिल्ली से प्रकाश के परावर्तन के बाद होने वाले व्यतिकरण के कारण जो है रंग जो उसका रंगीन दिखाई देता है। चलिए, एक क्वेश्चन सभी को कंफ्यूज करता है, 5 नंबर क्वेश्चन, उसमें ध्यान दें आप लोग। पूछा जा रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री को, जैसे हम लोग बाहर अगर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो कहेगा आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला। लेकिन ज़्यादा लोग उसमें काला मारेंगे, थोड़ा इसमें ध्यान दें। प्रश्न पूछ क्या रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यात्री स्पेस यात्री को, जो चंद्रमा की सतह पर, याद रखें क्वेश्चन में मिला दिया क्या, जो चंद्रमा की सतह पर खड़ा है, दिन के समय सूर्य उसको कैसा दिखाई देगा। दिन के समय, लेकिन वो चंद्रमा पर खड़ा है और सूर्य उसका कैसा दिखाई देगा। तो सूर्य उसको दिखाई देगा सफ़ेद, काला नहीं, सफ़ेद दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडल कोई और है, पृथ्वी का वायुमंडल नहीं है, और वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण वहाँ पर जो है सफ़ेद दिखाई देता है। देखिए, पृथ्वी वायुमंडल के कारण जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश, जिससे पृथ्वी पर सूर्य का रंग जो है लाल या हल्का कभी कभी पीलापन दिखाई देता है। लेकिन वायुमंडल के बिना, जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल कम है, उसका सघन कम है, तो इसीलिए जो प्रकाश जो है, जो व्हाइट है, वो अपने वास्तविक रूप में दिखाई देती है। ठीक है, छठा प्रश्न हमारा
कि प्रकाश के विवर्तन को देखने के लिए अवरोध का आकार किस कोटि का होना चाहिए। आप ये देख लिए, कहते प्रकाश के विवर्तन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब लगता है कभी इसको पढ़ा ही नहीं है एग्जाम कहीं पर, तो वही है कि प्रकाश के विवर्तन को देखने के लिए अवरोध का आकार किस कोटि का होना चाहिए। ठीक, 1 मीटर का होना चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी 10⁻⁷ बहुत बड़ा होगा, या सूक्ष्मदर्शी के आकार का होगा। ठीक है, अब लोग ध्यान दें, ऑप्शन है आपके सामने पड़ा हुआ और देखिए। चलिए हम बताते हैं, इसका हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी 10⁻⁷ मीटर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, विवर्तन तभी प्रभावित होता है जब अवरोध का आकार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लगभग बराबर होता है। तब कब होगा, जब यह प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 10⁻⁷ है उसके बराबर होगा, तभी जो है अवरोधक का जो प्रकाश का विवर्तन संभव होगा। ठीक, अगला प्रश्न मेरा, लेंस के नियम के अनुसार यदि लेंस को पानी में डुबोया जाए तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लेंस को हम पानी में डुबोते हैं तो उसकी क्षमता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। क्षमता बढ़ेगी, घट जाएगी, वही रहेगी, या लेंस ही गायब हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लेंस को पानी में डुबोते हैं तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका भी आगे इन डिटेल्स में देखते हैं। कहते पानी में अपवर्तनांक का अंतर कम हो जाने से फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। जब ये फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा, किसी माध्यम का अपूर्णांक किस पर निर्भर करता है। अगर मान ले तो कोई माध्यम है, सघन है, विरल है, लेकिन उसमें अपवर्तनांक होगा, वो किस पर निर्भर करता है। केवल माध्यम की प्रकृति पर यानी तरंगदैर्ध्य पर, केवल प्रकाश के रंग पर, माध्यम के ताप पर, या उपरोक्त में से सभी पर। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है इन सभी चीज़ों पर, तरंगदैर्ध्य पर, प्रकाश के रंग पर और माध्यम के ताप पर, सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे आते हैं। दूरबीन, जिसको टेलीस्कोप कहते हैं, दूरबीन के अभिदृश्यक यानी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, अभिदृश्यक लेंस का व्यास बड़ा क्यों रखा जाता है। कोई तो कारण होगा बड़ा रखने का, जो आगे का होता है सो वो रखा जाता है विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए रहता है, ये इसलिए रखा जाता है कि व्यास जितना बड़ा होगा, दूरबीन दूरबीन जो उतनी ही बारीकी से दो पास स्थित जो ऑब्जेक्ट है उसका अलग अलग जो तस्वीर बना के हमको दिखाएगा, इसलिए रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो मिरर है उसको बड़ा रखा जाता है विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए, ताकि जो दो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यह आकाश हो गया। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ दूरबीन से देखेंगे। अब इस दोनों को अलग करेगा, अलग करने के लिए क्या करेंगे, ये जो दूरबीन है हमारा ऐसे रहता है, तो यहाँ इसका लेंस बड़ा होगा तब ये विभेदीकरण कर पाएगा, और यहाँ हम जो देखेंगे वो छोटा रहेगा, इसीलिए इसको विभेद करने के लिए बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रेले प्रकीर्णन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ा, और कंफ्यूज बच्चे करते हैं। रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और तरंगदैर्ध्य के बीच संबंध क्या है, उसका सूत्र पूछ रहा है कि उसका संबंध क्या है। आई आई इन्फिनिटिव जो 1/λ, आई समानुपाती 1/λ², आई समानुपाती 1/λ/4, आई समानुपाती 1/λ/3, ये इनवर्स इसको बोला गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई समानुपाती 1/λ/4। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। जब जैसे दर्पण सूत्र होता है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है P बराबर VI। क्या होगा, P बराबर VI। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। यदि कोई चालक तार हो, हम उसमें धारा प्रवाहित कर दें तो उसके चारों ओर क्या होगा। ये तार है तो उसके चारों ओर पूछ रहा है कि क्या होगा। उसके तारों कहा गया, उसके चारों ओर जो होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो इसमें क्या होगा, ये आकर्षण बढ़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग करते हैं। सर लोहा बोल दिए, चलिए अब आपको बोल ही दिए कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सा है, तो नरम लोहे का पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाम हस्त यानी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, तो अंगूठा इसमें दर्शाता है बल या गति की दिशा को। ठीक, बल या गति की दिशा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है,
विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? जो विद्युत मोटर है ऊर्जा को किस रूप से किस रूप में बदलता है? तो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और याद रखें जनरेटर में जो होता है वो बदलता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। और जब हम लोग मोटर चलाते हैं तो उसको यंत्र चलाते हैं। और जो जनरेटर हो गया वो करता है क्या, डायनमो हो गया, वो डायनमो यांत्रिक से विद्युत में करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रासायनिक को, ये क्या, सॉरी ये तो मैं वहीं पर हूँ कि 16 नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस बाहर, ये क्या लिख दिया गया है ये, हाँ चलिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में चलती है? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि ऐसे रहता है ना, और चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसे ऐसे दिया रहता है दोनों साइड से, किस दिशा में चलता है ये पता ही नहीं चलता है किस दिशा में चलता है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलेगा ये किस दिशा में चलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के बाहर किस दिशा में चलता है? तो उत्तर से दक्षिण में। देखिएगा ये जो है नॉर्थ पोल से खत्म होगा, लगता खत्म होगा और यहाँ पर समापन हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलता है और यहाँ पर ऐसे समापन होता रहता है, ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में संपन्न होता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा जो विद्युत जनरेटर जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है घरेलू पदार्थ में जो भू संपर्क होता है इसको अर्थिंग कहते हैं, उसका रंग कैसा होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो रंग उसका होता है हरा या पीला, अगर हरा ना रहे तो पीला ऑप्शन रहे तो पीला मार दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं लघु पथन जिसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। लघु पथन के समय बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, 17वीं में पूछा गया था क्वेश्चन, शायद 17वीं में ही, कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होगा? जब शॉर्ट सर्किट होता था देखिएगा बहुत सारा चीज फ्यूज हो जाता था। फ्यूज होने का कारण क्या है कि हमें धारा अगर 5 वाट की ज़रूरत है तो इसमें एकाएक जो 10 वाट 12 वाट आ गया तो इससे क्या होगा, ये फ्यूज हो जाता है, शॉर्ट सर्किट जल जाता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो यंत्र वगैरह फूक जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, दिष्ट धारा 20वां नंबर प्रश्न है दिष्ट धारा यानी डीसी डायरेक्ट करंट का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम लोग डीसी जानते हैं बैटरी या सेल से प्राप्त होता है, जिसे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए, ओम किसका मात्रक है? ये भी सभी को आता होगा, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? हाँ, अब ये थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज करेगा बच्चों को, ज्यादातर बच्चे इसमें शून्य मार के आएंगे लेकिन शून्य नहीं होगा। परिनालिका परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो सभी बिंदु पर एक समान होगा, याद रखें सभी बिंदु पर एक समान होगा। ठीक, अगले प्रश्न है फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? अगर फ्यूज मान लेते हैं तो गलनांक कैसा होगा? ज़्यादा होगा तो शॉर्ट सर्किट लगेगा तो बहुत कुछ जल जाएगा। फ्यूज तार का गलनांक ऐसा हो कि शॉर्ट लगते ही वो जल जाए और मेरा जो सारा जो यंत्र है यांत्रिक जो हो बच जाए। इसके लिए क्या होगा, गलनांक उसका निम्न होगा और प्रतिरोध उच्च होगा। ठीक, तो फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। ठीक है, आगे 24 नंबर प्रश्न प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? यानी जो प्रेरित धारा है हमारी उसकी दिशा है जो किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ यानी दक्षिण हाथ दाहिने हाथ के नियम से करते हैं प्रेरित धारा की दिशा। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, 26वें प्रश्न पे आ गए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ये साइंटिस्ट के नाम कह रहे हैं, इस किसने खोजा था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, 1831 में इसकी खोज में भी, हाँ 1831 में माइकल फैराडे ने 1831 में इसकी खोज किया था। ठीक है, चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? देखिए क्या रहा है चुंबक का सजातीय ध्रुव, याद कर लिए सजातीय ध्रुव है नॉर्थ है, ठीक है, साउथ है, नॉर्थ है। तो ये जो द्विजातीय हो गया तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक ना, और ये एक दूसरे से क्या करेगा, दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो सजातीय ध्रुव है, नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, तो एक दूसरे को दूर देकर यानी प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं विभक्त विलय सॉरी विभक्त वलय का उपयोग किस में होता है? विभक्त जो वलय होता है स्प्लाइट रिंग्स उसको कहते हैं, उसका उपयोग किस में करते हैं? तो उसका उपयोग करते हैं हम लोग विद्युत मोटर में करते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर में। आगे है अर्धचालक का उदाहरण क्या है? इनमें से देखिए ऑप्शन में अर्धचालक क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न और ये आपका आखिरी प्रश्न रहेगा इस सीरीज का
इसका जो भी ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बचा अगले सीरीज में और लेकर के आऊँगा। इसका 3 सीरीज आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र होता है, याद रखिए। इसकी तीव्रता का मात्रक क्या है? इसकी मात्रक है टेस्ला। इसको अन्य और नाम से जाना जाता है, जिसको इसको एम्पियर पर मीटर कहा जाता है, ठीक? या इसको एक और नाम से जानते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ये तीनों में से कोई भी मात्रा दिया हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो आप उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर तीनों दिया हो और डी में ऑप्शन सभी दिया हो, तो सभी आपको टच करना पड़ेगा, ठीक है? मतलब सभी उसको सभी वाले को पेंट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स से था और ऑप्टिक्स से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन था, कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग इससे क्या करेंगे, अपना प्रिपेयर करें, रिवीजन करते रहें, आराम से खाना खाते समय, खाना बनाते समय देखें, चलाइए और देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और इससे क्या होगा, एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन जो गलत करते हैं आप लोग, प्रश्न जो गलत करते हैं वो गलत नहीं हो पाएगा। चलिए, और ये खासकर दोस्त जो है ये बीपीएससी 72 के लिए चल रहा है और साथ ही एईडीओ इस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? बाकी बिहार के जो भी एग्जाम उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दोनों के लिए जो है वीवीआई है, ठीक है? तो चलिए, आज के इस सीरीज में, साइंस के सीरीज में इतना ही। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।